आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टू ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैव बीन रिटन बाय एडवर्ड एल्बी. अब एडवर्ड एल्बी एक इम्पॉर्टेंट अमेरिकन प्ले राइट है जो एसोसिएटेड है विद द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड. अब इनके कुछ वर्क्स पता ही होने चाहिए स्टूडेंट्स को, लाइक दी जू स्टोरी published in year 1959, The American Dream published in year 1961. Then we have Who is Afraid of Virginia Woolf published in year 1962. Then we have Tiny Alice published in year 1965. उसके बाद है A Delicate Balance published in year 1966. ये वर्क ने पुलित्जर प्राइज भी जीता है फॉर ड्रामा. उसके बाद द लेडी फ्रॉम टबैक published in year 1980. Then we have Marriage, ये play है published in year 1986. Then we have The Court or Who is Sylvia published in year 2002. ये एक डोमेस्टिक ट्रैजिक कॉमेडी है. इतनी डिटेल में एडवर्ड एल्बी को अगर आपने पढ़ा है तो ये आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. सो यहाँ पर है ए द जू स्टोरी. डेफिनेटली ये एडवर्ड एल्बी ने लिखी है और ये पब्लिश हुई थी इन ईयर 1959. बी द प्राइस, ये वर्क है बाय आर्थर मिलर. सी द डेलिकेट बैलेंस, यस ये भी एडवर्ड एल्बी का वर्क है, पब्लिश इन ईयर 1966 और ये पुलित्जर प्राइज फॉर ड्रामा भी जीता है. देन वी हैव फेंसेस, ये जो इसके ऑथर है वो है ऑगस्ट विल्सन. देन वी हैव ई ऑपरेशन साइड बेंडर, इसके जो ऑथर है वो है सैम शेफर्ड. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ए एंड सी ओनली. एडवर्ड एल्बी ने लिखी है द जू स्टोरी एंड सेकेंड वन इज अ डेलिकेट बैलेंस. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन 3, A and C is correct. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो मास्टर ऑफ सस्पेंस से पूछा गया है. एडगर एलन पो, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन टेल्स ऑफ ग्रोटेस्क एंड अरबेस्क. काफ़ी ज़्यादा इजी ये क्वेश्चन है बिकॉज एडगर एलन पो की जो फर्स्ट कलेक्शन है उसी का नाम है टेल्स ऑफ ग्रोटेस्क एंड अरबेस्क जो पब्लिश हुई थी इन ईयर 1840. और इसके अंदर एक फेमस वर्क है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर. ये गॉथिक रोमांस है. सो यहाँ पर ऑप्शन 4 इज करेक्ट, एडगर एलन पो. ठीक है, एडगर एलन पो की फर्स्ट कलेक्शन है टेल्स ऑफ ग्रोटेस्क एंड अरबेस्क पब्लिश्ड इन ईयर 1840. इसी के अंदर फेमस वर्क है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर. ऑप्शन 4 एडगर एलन पो इज करेक्ट. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स आर रिटन बाय विलियम फॉल्कनर. विलियम फॉल्कनर एक इम्पॉर्टेंट अमेरिकन राइटर है. सो इनके भी वर्क्स आपको डिटेल में पढ़ने चाहिए और इनके कुछ वर्क्स आपको क्रोनोलॉजिकल वाइज भी याद रखना पड़ेगा. जैसे कि सोल्जर्स पे पब्लिश्ड इन ईयर 1926. देन वी हैव सार्टोरस पब्लिश्ड इन ईयर 1929. Third, The Sound and the Fury, published in year 1929. Fourth, As I Lay Dying, published in year 1930. उसके बाद Sanctuary, published in year 1931. Then we have Light in August, published in year 1932. Then we have Absalom, published in year 1936. A last work is A Fable, which is published in year 1954. So अब यहाँ पर अगर आप देखो सही आंसर क्या है तो आइए देखते हैं ऑप्शन. सेंचुरी डेफिनेटली लिखी गई है बाय विलियम फॉल्कनर और ये पब्लिश हुई थी इन ईयर 1931. देन वी हैव बी कलरस्ट्रक, ये वर्क है बाय जोरा नील हर्स्टिन. सी चीजेस द सन ऑफ मैन, ये वर्क है बाय कहलिल गिबॉन. इसके बाद डी लाइट इन ऑगस्ट, ये वर्क अगेन है बाय विलियम फॉल्कनर विच वॉज पब्लिश्ड इन ईयर 1932. देन वी हैव एप्सिलम पब्लिश्ड इन ईयर 1936. सो यहाँ पर चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए,
century, D light in August, E epsilon epsilon. So option 3 यहाँ पर करेक्ट है, A, D and E only. Option 3 is correct. Next question है, who among the following has written the play Angels in America? 4 ऑप्शंस दिए गए थे, A डेविड मैमेट, B ऑगस्ट विल्सन, C शैम सेफर्ड, D टोनी कश्नर. यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी टोनी कश्नर. ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है. आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हु प्रपोज द आइडिया दैट द माइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट और टैबुला रासा. अब ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 1 जॉन लॉक. बाकी सारे ऑप्शंस को देखने की भी ज़रूरत नहीं है. अब जॉन लॉक एक ह्यूज फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस रह चुके हैं. जॉन लॉक को माना जाता है एज अ फादर ऑफ लिबरलिज्म. अब ये कॉन्सेप्ट की बात करें ब्लैंक स्लेट और टैबुला रासा, तो यहाँ पर एक ऐसे उन्होंने लिखा था, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग. ये पब्लिश हुआ था इन ईयर 1689. यहाँ पर बताते हैं कि ह्यूमन कोई भी गुड या इवल पैदा नहीं होता, सर्कमस्टेंसेस उसे डिज़ाइन करते हैं. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 1 जॉन लॉक. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम लिटरेरी क्रिटिसिज्म. थॉमस हॉब्स फिलोसॉफिकल ट्रैक्ट लेवाइथन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन. ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि थॉमस हॉब्स जो है वो बॉर्न हुए थे ड्यूरिंग इंटररेग्नम एंड सिविल वॉर, और ये बिलीवर रह चुके हैं ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग. दूसरी बात थॉमस हॉब्स की आपको याद रखनी है कि ही ट्रांसलेटेड इलियाड एंड ओडिसी. अब जो लेवाइथन है इसका सबटाइटल याद रखना, द मैटर फॉर्म एंड पावर ऑफ कॉमनवेल्थ एस्लियास्टिकल एंड सिविल. सो आइए देख लेते हैं. यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 1631, 1641, 1651 एंड 1661. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 1651. ठीक है, सो लेवाइथन जो है यहाँ पर आपको याद रखना है इसका सबटाइटल है द मैटर फॉर्म एंड पावर ऑफ कॉमनवेल्थ एस्लियास्टिकल एंड सिविल, और थॉमस हॉब्स ने ट्रांसलेट की थी इलियाड एंड ओडिसी. ठीक है, और लेवाइथन की जो मेन थीम है वो है एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी. सो ज़रूर याद रखना ये बात. आइए देखते हैं क्वेश्चन गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखो लिटरेरी क्रिटिसिज्म से क्वेश्चन बना है. स्टेटमेंट 1, criticism is the construction of judgment about negative or positive qualities of someone or something. एकदम सही है. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना. नहीं, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी चीज़ को जज करना, एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना, उसके पॉजिटिव फैक्टर्स को भी देखना और नेगेटिव फैक्टर्स को भी देखना. सो यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 है वो एकदम ही करेक्ट है. स्टेटमेंट 2, क्रिटिसिज्म कैन बी थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल, इम्प्रेशनिस्टिक, अफेक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव. यस, ये भी एकदम करेक्ट है. ठीक है, क्रिटिसिज्म में जो क्रिटिक होता है वो या तो थियोरेटिकल वे में एक्सप्लेन कर सकता है, या तो एडवाइस के तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, या तो डिस्क्राइब कर सकता है. सो यहाँ पर जो स्टेटमेंट 2 है वो भी एकदम करेक्ट है. सो यहाँ पर इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर गिवन बिलो. सो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 3. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू. ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अरेंज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अफेक्टेड लिटरेरी criticism and theory. So A, man's first flight to the moon. B, end of the World War II. C, Martin Luther King Jr.'s I Have a Dream speech. D, Russian Revolution. E, India's independence. आइए देखते हैं इसकी करेक्ट क्रोनोलॉजी. सो फर्स्ट इज रशियन रेवोल्यूशन, फिर बी है एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2,
फिर ई है इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, फिर सी है मार्टिन लूथर किंग जूनियर की फेमस स्पीच आई हैव अ ड्रीम स्पीच, और उसके बाद है ए मैन्स फर्स्ट फ्लाइट टू द मून। सो यहाँ पर सही क्रोनोलॉजी है डी, पी, ई, सी एंड ए। आइए देख लेते हैं चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, डी, पी, ई, सी, ए। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट है। आइए देख लेते हैं और एक क्वेश्चन जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म से पूछा गया है। द कैरेक्टर हु डिस्कसेस द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ फ्रेंच ड्रामा इन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइसी इज। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। फर्स्ट निएंडर, सेकंड लिसिडियस, थर्ड क्राइट्स, फोर्थ यूजाइनस। अभी यहाँ पर आप जान लीजिए कि जो 4 कैरेक्टर्स है इन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइसी वो स्टैंड किसके लिए होते हैं। यूजाइनस जो है वो लॉर्ड बकपस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्राइट्स सर रॉबर्ट होवर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। लिसिडियस रिप्रेजेंट करते हैं चार्ल्स सेडले एंड निएंडर रिप्रेजेंट्स जॉन ड्राइडन हिमसेल्फ। यहाँ पर जान लीजिए यूजाइनस जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं मॉडर्न ड्रामा, क्राइट्स सपोर्ट करते हैं एंशियंट ड्रामा, लिसिडियस सपोर्ट करते हैं फ्रेंच ड्रामा, निएंडर सपोर्ट करते हैं इंग्लिश ड्रामा। सो यहाँ पर पूछा गया है रिलेटिव मेरिट्स ऑफ फ्रेंच ड्रामा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा लिसिडियस। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट है, लिसिडियस। और ये भी याद रखना कि लिसिडियस रिप्रेजेंट करते हैं चार्ल्स सेडले को। इसके सिवाय और एक बात याद रखना अबाउट एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। इट वाज रिटन इन ईयर 1666. इट वाज पब्लिश्ड इन ईयर 1668। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस जितने भी होंगे वो लिटरेरी थ्योरी पर बेस्ड होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम लिटरेरी थ्योरी इज हु अमंग द फॉलोइंग आर नोन एज कैम्ब्रिज क्रिटिक्स। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। ए आर्थर क्विलर, बी एफ.आर. लुईस, सी जॉर्ज सेन्सबरी, डी आई.ए. रिचर्ड्स, ई विलियम एमसन। अब यहाँ पर आप जान लीजिए कि कैम्ब्रिज जो क्रिटिक्स है वो 3 लोगों को माना जाता था। नंबर फर्स्ट इज़ आई.ए. रिचर्ड एंड एफ.आर. लुईस, ये दोनों लीडर भी थे। और तीसरे थे आई.ए. रिचर्ड के स्टूडेंट विलियम एमसन। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा बी एफ.आर. लुईस, डी आई.ए. रिचर्ड्स, ई विलियम एमसन जो आई.ए. रिचर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, बी, डी एंड ई ओनली। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज फ्रॉम स्ट्रक्चरलिज्म। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन। Saussure delivered his series of lectures on general linguistics, later published after his death as course in general linguistics at the University of Dash. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बना है दैट इज़ फ्रॉम फर्डिनांड डी Saussure। कुछ चीज़ें आपको फर्डिनांड डी Saussure के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे फर्डिनांड डी Saussure इज़ अ स्विस लिंग्विस्ट। Saussure को माना जाता है एज फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। थर्ड चीज़, बहुत लोग इनको कंसीडर करते हैं एज फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म और ही वॉज अ टीचर ऑफ संस्कृत। इसी के साथ और एक बात याद रखना, इनका जो एक वर्क है अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, इट वॉज पब्लिश्ड इन ईयर 1916। रखना कि अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स जो है वो कंपाइल किए गए थे बाय फर्डिनांड डी Saussure के 2 स्टूडेंट्स। नंबर फर्स्ट चार्ल्स बेली एंड सेकेंड अल्बर्ट सेशे। इन दोनों ने कंपाइल किए थे वर्क अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स जो पब्लिश हुआ था इन ईयर 1960। अब सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि Saussure ने जो डिलीवर की थी सीरीज ऑफ लेक्चर वो कौन सी यूनिवर्सिटी में की थी। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 जेनेवा। ऑप्शन 3 जेनेवा यहाँ पर करेक्ट है।
आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सम ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर इंटीग्रल टू न्यू क्रिटिसिज्म, आइडेंटिफाई देम। ओके, ए टेंशन। अब टेंशन ये कॉन्सेप्ट को डिटेल में बात की थी एलन टेट ने, एंड एलन टेट ऑब्वियसली बिलोंग्स टू न्यू क्रिटिसिज्म, सो ये एकदम करेक्ट है। बी मिरर स्टेज। अब मिरर स्टेज की बात की गई थी बाय जैक लकान, ठीक है, एंड नाउ जैक लकान बिलोंग्स टू साइको एनालिसिस क्रिटिसिज्म, और न्यू क्रिटिसिज्म से ये बिलोंग नहीं करते हैं, सो बी हो जाएगा रॉन्ग। सी आयरनी। अगेन ये कॉन्सेप्ट की बात की गई है बाय क्लिनेथ ब्रुक्स। क्लिनेथ ब्रुक्स बिलोंग्स टू न्यू क्रिटिसिज्म, so C is also correct. D पॉलीफोनी। अब पॉलीफोनी की बात की गई है बाय मिखाइल बाख्तिन, ठीक है, और नाउ मिखाइल बाख्तिन बिलोंग्स टू स्ट्रक्चरलिज्म एंड नॉट न्यू क्रिटिसिज्म, सो D भी हो जाएगा गलत। पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स की बात की गई है बाय क्लिनेथ ब्रुक्स अगेन, और क्लिनेथ ब्रुक्स अगेन बिलोंग्स टू न्यू क्रिटिसिज्म। सो यहाँ पर अगर आप देखो कि कौन से टर्म्स एसोसिएटेड है विथ न्यू क्रिटिसिज्म, देन इट इज ए टेंशन, सी आयरनी एंड ई पैराडॉक्स। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सो यहाँ पर है ए, सी एंड ई करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है, ए, सी एंड ई ओनली। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी पूछा गया है फ्रॉम द न्यू क्रिटिसिज्म। मैच द कॉलम है, लिस्ट 1 में दिए गए हैं बुक्स, लिस्ट 2 में दिए गए हैं न्यू क्रिटिक्स के नाम। सो आइए मैच करते हैं। फर्स्ट इज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। अ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वर्क है ऑफ आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स एंड इट वाज पब्लिश्ड इन ईयर 1929। देन वी हैव द न्यू क्रिटिसिज्म। ये वर्क है जो लिखा गया है बाय जॉन क्रो रैंसम एंड इट वाज पब्लिश्ड इन ईयर 1941। देन वी हैव द वेल ब्रॉट ऑन फेमस वर्क ऑफ क्लिनेथ ब्रुक्स। ये पब्लिश्ड हुआ था इन ईयर 1947। देन वी हैव द ग्रेट ट्रेडिशन। अब ग्रेट ट्रेडिशन ये वर्क है ऑफ F.R. Lewis which was published in year 1948. So यहाँ पर अगर आप देखो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म I.A. रिचर्ड्स, द न्यू क्रिटिसिज्म जॉन क्रो रैंसम, द वेल ब्रॉट ऑन क्लिनेथ ब्रुक्स, देन वी हैव द ग्रेट ट्रेडिशन बाय F.R. Lewis. अगेन एक क्वेश्चन है फ्रॉम न्यू क्रिटिसिज्म क्रिटिक, ठीक है। 7 types of ambiguity was published in the year. अब 4 ऑप्शंस दिए गए थे। सब पहले इंपॉर्टेंट बात आप ये जान लो कि 7 types of criticism ये वर्क है ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय विलियम एम्सन और ये पब्लिश हुई थी इन ईयर 1930। अब विलियम एम्सन के कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्क्स है और उसी के साथ उसकी पब्लिशिंग डेट भी आपको याद रखनी है। जैसे 7 types of ambiguity की पब्लिशिंग डेट आपको याद रखनी है विच इज़ 1930। देन वी हैव सम वर्जन्स ऑफ पेस्टोरस विच वाज पब्लिश्ड इन ईयर 1935। देन वी हैव द गैदरिंग स्टॉर्म पब्लिश्ड इन ईयर 1940। Then we have the structure of complex words published in year 1951. Then we have the Milton's Code published in year 1961. उसके बाद है Essays on Shakespeare which was published in year 1986. So ज़रूर से याद रखिए ये कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स है ऑफ विलियम एम्सन और उसके पब्लिशिंग डेट्स आपको याद रखनी है ताकि नेक्स्ट नेट एग्ज़ाम में जब आप बैठो तो आपको पता हो कि उसकी पब्लिशिंग डेट्स क्या है, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 4 1930। 7 types of ambiguity is a work of William Emerson published in year 1930। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रोनोलॉजिकल वाइज वर्क्स पूछे गए हैं ऑफ रोलैंड बार्थ। लिस्ट 1 में दिए गए हैं वर्क्स बाय रोलैंड बार्थ, लिस्ट 2 में उसकी पब्लिकेशन डेट्स दी गई है और उनको क्रोनोलॉजी वाइज मैच करना है। अब आपको जानना होगा कि रोलैंड बार्थ के कुछ वर्क्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, साथ ही में उसके पब्लिकेशन डेट्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
सो यहाँ पर देख लीजिए रोलैंड बार्थ्स के वर्क क्रोनोलॉजिकल वाइज. नंबर फर्स्ट, राइटिंग डिग्री 0, पब्लिश्ड इन ईयर 1953. Then we have mythologies, published in year 1957. Third, elements of semiology, published in year 1965. Then we have the essay, the death of the author, published in year 1967. Then we have Empire of Science, published in year 1970. Then the work S/Z, published in year 1970. Then we have the work The Pleasure of the Text, published in year 1973. Then the last book which you must remember is Image Music Text, published in year 1977. अगर ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता है अबाउट रोलैंड बार्थ्स, तो यहाँ पर इजीली आपको 2 मार्क्स मिल जाते. सो फर्स्ट इज राइटिंग डिग्री 0, विच वॉज पब्लिश्ड इन ईयर 1953. Then we have mythologies, which is published in year 1957. Then we have the Empire of Science, published in year 1970. Then we have the Pleasure of Text, published in year 1973. So writing degree 0, 1953, mythologies 1957, the Empire of Science 1970, and then we have the Pleasure of the Text, published in year 1973. So ये है राइट आंसर यहाँ पर. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फ्रॉम द पोस्ट मॉडर्निज्म. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स आर एसोसिएटेड विद द राइटिंग्स ऑफ जीन बॉर्डुआ. जीन बॉर्डुआ एक फोटोग्राफर है, एक सोशियोलॉजिस्ट है, एक लिटरेरी क्रिटिक है. सो इनके वर्क्स भी आपको पता होने चाहिए. इनके वर्क्स के नाम आपको पता होने चाहिए, साथ ही में पब्लिकेशन डेट्स भी पता होनी चाहिए. द फर्स्ट इज द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पब्लिश्ड इन ईयर 1968. सेकेंड, द कंज्यूमर सोसाइटी, पब्लिश्ड इन ईयर 1970. थर्ड, फॉर अ क्रिटिक ऑफ अ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द साइंस, पब्लिश्ड इन ईयर 1972. नेक्स्ट वर्क इज सिमुलैक्रा एंड सिमुलेशन, पब्लिश्ड इन ईयर 1981. Next work is America, published in year 1986. Last work जो आपको पता होना चाहिए by Jean Baudoin is The Gulf War Did Not Take Place, published in year 1991. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बना है उसको समझते हैं. ए, हाइपर रियलिटी. अब ये कॉन्सेप्ट दिया गया है बाय जीन बॉर्डुआ, एकदम करेक्ट है. बी, ब्राइकलेज. अब ये कॉन्सेप्ट की बात की गई है बाय क्लॉड लेवी स्ट्रॉस एंड नॉट बाय जीन बॉर्डुआ. देन वी हैव सी, राइजोम. अब राइजोम जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट की बात की गई है बाय दुलेस एंड गुटेरी. डी, सैम्युलैक्रा. अगेन सैम्युलैक्रा का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है बाय जीन बॉर्डुआ. देन वी हैव ई, डिस्पोजिटिव. अब ये जो वर्ड है वो कॉइन किया गया है बाय मिशेल फुको एंड नॉट बाय जीन बॉर्डुआ. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4, ए एंड डी ओनली. हाइपर रियलिटी एंड सिमुलैक्रा, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स एसोसिएटेड है बाय जीन बॉर्डुआ. ठीक है, ज़रूर याद रखना ये बात को. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेम ऑफ द फादर इज अ टर्म मेड फेमस बाय. 4 ऑप्शंस दिए गए थे. ए, हेलन सिक्स्यू. बी, जैक लकान. सी, कार्ल जंग. डी, नॉर्थरोप फ्राई. अब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2, जैक लकान. अब मैं आपको बताती हूँ ये जो कॉन्सेप्ट है द नेम ऑफ द फादर, मोटा मोटा आप ये समझ लो कि अब जो ये कॉन्सेप्ट है द नेम ऑफ द फादर, ये क्लोजली लिंक्ड है विथ जैक लकान के कॉन्सेप्ट सुपर ईगो, द फैलस, द सिम्बॉलिक ऑर्डर एंड द एडिपस कॉम्प्लेक्स. लकान ने एक वर्क में लिखा था that it is in the name of father that we must recognize the support of the symbolic function which from the dawn of history has identified his person with the figure of law. So यहाँ पर जैक लकान बोल रहे हैं कि जो नेम ऑफ द फादर है
वो रिफ़र करते हैं लॉज एंड रिस्ट्रिक्शन जो कंट्रोल करते हैं आपके डिज़ायर एंड द रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन को। यहाँ पर जैक लकान वो लॉज एंड रिस्ट्रिक्शंस की बात यहाँ पर कर रहे हैं बाय मेकिंग अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेम ऑफ द फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम नियोम चॉम्स्की। अब ये जान लीजिए कि नियोम चॉम्स्की इज स्टिल अलाइव, ठीक है। सो नियोम चॉम्स्की इज नोन फॉर हिज, 4 ऑप्शंस दिए गए थे। अब नियोम चॉम्स्की जाने जाते हैं इनके 2 इम्पॉर्टेंट वर्क्स के लिए। फर्स्ट इज सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स पब्लिश्ड इन ईयर 1957, सेकेंड एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी और सिंटैक्स विच वॉज पब्लिश्ड इन ईयर 1965। अब यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए गए, फर्स्ट जनरेटिव ग्रामर, डेफिनेटली नियोम चॉम्स्की इज नोन फॉर जनरेटिव ग्रामर, ठीक है। या तो प्रिसाइसली इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। सो यहाँ पर ऑप्शन 1 ही करेक्ट है। अब दूसरे जो 3 ऑप्शन हैं उसको मिस आउट नहीं करेंगे, उसको भी थोड़ा थोड़ा से समझ लेते हैं। अब सेकेंड ऑप्शन दिया गया है ग्लॉसोमैटिक्स लिंग्विस्टिक। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है बाय डेनिश लिंग्विस्ट एंड सिमियोटिशियन नेम लुइस एल्मिसिव, ठीक है। सो इन्होंने दिया था ये कॉन्सेप्ट ग्लॉसोमैटिक्स लिंग्विस्ट। थर्ड है लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म। अब सपीर-वॉर्फ हाइपोथेसिस को अगर आपने क्लोजली पढ़ा है तो ये कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड है विद सपीर-वॉर्फ हाइपोथेसिस। फिर फोर्थ है ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंडिया, दैट इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। सो यहाँ पर अगर आप देखो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 1, नियोम चॉम्स्की इज नोन फॉर हिज जनरेटिव ग्रामर। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड फ्रॉम आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म। द ऑथर ऑफ द गोल्डन बाउ, a text influenced Eliot's poetry and criticism substantially is। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। फर्स्ट जॉन रस्किन, सेकेंड जेम्स जॉर्ज फ्रेजर, थर्ड थॉमस कार्लाइल, फोर्थ डेविड विल्सन। अब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 2, सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर। अब यहाँ पे याद रखना कि गोल्डन बाउ का जो सबटाइटल है पहले था अ स्टडी इन कंपैरेटिव रिलीजन और इसको रीटाइटल किया गया एज गोल्डन बाउ अ स्टडी इन मैजिक एंड रिलीजन। दूसरी बात यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बताया है कि इसने इन्फ्लुएंस की थी इलियट की पोइट्री को, साथ ही में और एक ऑथर है रॉबर्ट ग्रेव्स। रॉबर्ट ग्रेव्स के एक वर्क है वाइट गॉडेसेस। अब ये इंस्पायर हुई थी अगेन बाय J.S. फ्रेजर की वर्क द गोल्डन बाउ। गोल्डन बाउ ओरिजिनली पब्लिश्ड हुई है इन ईयर 1890। सो ये 2-3 बातें याद रखना। जैसे कि मैंने बताया गोल्डन बाउ एक इम्पॉर्टेंट वर्क है ऑफ सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म से पूछा गया है। टर्नर हैरावे साइबर्ग मैनिफेस्टो अंडरस्कोर्स द नोशन दैट। अब यहाँ पर जान लो साइबर्ग का मतलब क्या होता है। साइबर्ग इज अ हाइब्रिड ऑफ मशीन एंड ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए थे। So first option says the boundaries between animal, human and machine are breaking down. Option 2 कहता है these cyborgs could establish a dictatorship of the proletariat in the near future. Third, humans and non-humans would wage a battle for acquisition of cultural capital. Fourth, identity politics would be bolstered by intervention of artificial intelligence. अभी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1. The boundaries between animal, human and machine are breaking down. ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम स्टुअर्ट हॉल। द कल्चरल थियोरिस्ट स्टुअर्ट हॉल हैज़ रिटन दी फॉलोइंग। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी ये क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं।
फर्स्ट इज एनकोडिंग डिकोडिंग। अब यहाँ पर स्टुअर्ट हॉल ने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को समझाते हुए एनकोडिंग डिकोडिंग को यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। सो ये फर्स्ट है एनकोडिंग डिकोडिंग। डेफिनेटली ये एक रिसर्च पेपर था जो लिखा गया था बाय स्टुअर्ट हॉल। Be the rediscovery of ideology written of the repressed in media, culture and communication studies. Yes, ये भी definitely लिखा गया है by Stuart Hall. C. The raw and the cooked. अब ये वर्क नहीं लिखा गया है by Stuart Hall, ये वर्क लिखा गया है by Claude Lévi-Strauss. फिर D. What is digital humanities? अब ये जो वर्क है वो भी नहीं लिखा गया है बाय स्टुअर्ट हॉल। इनफैक्ट बहुत सारे राइटर्स ने लिखा है ऑन दी वर्क व्हाट इज़ डिजिटल ह्यूमैनिटीज़, बट पर्टिकुलरली मुझे ऐसा कोई क्रिटिक नहीं मिला, इम्पॉर्टेंट क्रिटिक जिसने ये वर्क से एसोसिएटेड है। एक जो वर्क है वो लिखा गया है बाय अर्जुन सबरवाल, बट स्टिल उसका टाइटल अलग है। मुझे कमेंट्स सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ ये वर्क किसके द्वारा लिखा गया है। देन ई कल्चरल इंडस्ट्री। अब ये वर्क भी नहीं लिखा गया है बाय स्टुअर्ट हॉल। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है option A and B. Encoding decoding is written by Stuart Hall. The rediscovery of ideology written of the repressed in media, culture and communication studies ये लिखा गया है by Stuart Hall. So यहाँ पर option 1 ही correct है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ एन असर्शन रीजन क्वेश्चन और कल्चरल स्टडीज से ये क्वेश्चन पूछा गया है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion. Scholars working in the field of cultural studies maintain that the culture in cultural studies is neither a static nor humanist in emphasis but political. Reason. The implication of the above is that the object of studies in cultural studies is high art and the studies of exalted literary. अब यहाँ पर assertion तो करेक्ट है पर reason करेक्ट नहीं है। So in the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. So यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा option 3. Assertion is correct but reason is not correct. देखते हैं next question which is asked from Raymond Williams. What is the correct sequence of the following text authored by Raymond Williams? A. The Long Revolution. B. Culture and Society. C. Marxism and Literature. D. Writing in Society. E. The Politics of Modernism. अब यहाँ पर देख लेते हैं करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। फर्स्ट इज बी कल्चर एंड सोसाइटी, पब्लिश्ड इन ईयर 1958। फिर है ए द लॉन्ग रेवोल्यूशन, पब्लिश्ड इन ईयर 1961। फिर है सी मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर, पब्लिश्ड इन ईयर 1977। फिर है डी राइटिंग इन सोसाइटी, पब्लिश्ड इन ईयर 1983। देन वी हैव ई द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्निज्म, पब्लिश्ड इन ईयर 1989। सो यहाँ पर अगर आप देखो सही सीक्वेंस कौन सा है, देन इट इज़ बी ए सी डी एंड ई। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 बी ए सी डी ई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंशन द ईयर इन विच पॉलिटिकल शेक्सपियर एडिटेड बाय जॉनथन डॉलेमोर एंड एलन सिनफील्ड वाज पब्लिश्ड। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। फर्स्ट 1980, सेकेंड 1984, थर्ड 1987, फोर्थ 1985। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 1985। जॉनथन डॉलेमोर एंड एलन सिनफील्ड को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत ही जल्दी वीडियो आने वाली है ऑन न्यू हिस्टोरिसिज्म एंड क्वेयर थ्योरी, तब मैं आपको ये दोनों थ्योरिस्ट को डिटेल में समझाऊंगी।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम पियर बोर्दू. What does Pierre Bourdieu imply by the term habitus in his sociological studies? अब पियर बोर्दू जाने जाते हैं अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए लाइक हैबिटस, फील्ड, डॉक्सा, कैपिटल, सोशल रिप्रोडक्शन. ये सारे कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड है पियर बोर्दू. अब हैबिटस जो है उसका मतलब होता है जो डीपली इनग्रेन हैबिट्स या स्किल्स होते हैं वो. तो वहीं से ये क्वेश्चन बना है. सो फर्स्ट ऑप्शन है द कल्चर ऑफ इंक्रीजिंग कंज्यूमराइजेशन ऑफ पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटीज. दैट इज रॉन्ग. सेकेंड, द फिनोमेनन ऑफ द मासेस succumbing to material fetishism of different types. ये भी गलत है. थर्ड, a person's posture, speech and the mental habit of perception, classification, appreciation, feeling and action. ये एकदम परफेक्टली करेक्ट है. जैसे कि मैंने बताया हैबिटस इज डीपली इंग्रेन हैबिट्स या स्किल्स. सो यहाँ पर जो ऑप्शन थर्ड है वो सही से एक्सप्लेन कर रहा है वर्ड हैबिटस को. फोर्थ है पर्सनल हैबिट्स दैट डू नॉट इम्पैक्ट द सोसाइटी प्रोफाउंडली. ये गलत है. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा. आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, अ पर्सन's posture, speech and the mental habit of perception, classification, appreciation, feeling and action. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय एडवर्ड सईद. अब एडवर्ड सईद एक इम्पॉर्टेंट राइटर है जिन्होंने वर्क लिखी है ओरिएंटलिज्म, पब्लिश्ड इन ईयर 1978. चलिए देखते हैं वर्क्स को. फर्स्ट, ऑन लेट स्टाइल म्यूजिक एंड लिटरेचर अगेंस्ट द ग्रेन. डेफिनेटली ये लिखा गया है बाय एडवर्ड सईद. सेकेंड, द वर्ल्ड, द टेक्स्ट एंड द क्रिटिक, पब्लिश्ड इन ईयर 1983. ये वर्क भी लिखा गया है बाय एडवर्ड सईद. फिर थर्ड है इमेज म्यूजिक टेक्स्ट. हमें सबको पता है कि रोलैंड बार्थ्स ने ये वर्क लिखा है एंड इट वाज पब्लिश्ड इन ईयर 1977. फोर्थ, द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टीन. अब ये वर्क लिखा गया है बाय एडवर्ड सईद. सो एडवर्ड सईद वाज बोर्न इन जेरूसलम, पैलेस्टीन. ठीक है, उसी के कनेक्शन में ये वर्क है एंड इट वाज पब्लिश्ड इन ईयर 1979. और यहाँ पर अगर आप देखो कि विच वर्क इज नॉट रिटन बाय एडवर्ड सईद, देन इट इज़ ऑप्शन 3, इमेज म्यूजिक टेक्स्ट. इट वाज पब्लिश्ड बाय रोलैंड बार्थ्स. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म ऑफ MLAT इज. अब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज MLAT stands for Modern Language Aptitude Test. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन 3, मॉडर्न लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट. फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ रॉन्ग है. आइए बात करते हैं मैच द कॉलम की. सो यहाँ पर एक तरफ टर्म्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ दिए गए हैं उनके ऑथर्स. तो आइए देख लेते हैं. सो यहाँ पर फर्स्ट है रिस्पॉन्स टू स्टीफन गुसॉन. अब यहाँ पर करेक्ट आंसर है फिलिप सिडनी. ठीक है, स्टीफन गुसॉन ने एक वर्क लिखा था द स्कूल ऑफ अब्यूज. अब पोइट्री को डिफेंड करते हुए ये फिलिप सिडनी ने वर्क लिखा था ऑन पोइट्री. सो यहाँ पर रिस्पॉन्स टू स्टीफन गुसॉन करेक्ट इज फिलिप सिडनी. सेकेंड इज़ द इंडिविजुअल टैलेंट. अब एक वर्क है T.S. Eliot का ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, पब्लिश्ड इन ईयर 1919. सो यहाँ पर इन्होंने डिटेल में बात की है ये कॉन्सेप्ट के बारे में. सो यहाँ पर है T.S. Eliot करेक्ट आंसर. देन वी हैव कैथारसिस. ये एक फेमस टर्म है बाय एरिस्टोटल. सो कैथारसिस इज़ द एक्ट ऑफ पर्चिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस. देन वी हैव स्वीटनेस एंड लाइट. अब ये टर्म के ओरिजिनेटर है मैथ्यू ऑर्नॉल्ड. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ए, रिस्पॉन्स टू स्टीफन गुसॉन. इसका करेक्ट आंसर है 4, फिलिप सिडनी. बी, इंडिविजुअल टैलेंट. इसका करेक्ट आंसर है 3, T.S. Eliot. सी, कैथारसिस. इसका करेक्ट आंसर है 1, एरिस्टोटल. फिर डी, स्वीटनेस एंड लाइट. इसका करेक्ट आंसर है 2, मैथ्यू ऑर्नॉल्ड. Let's look at the next question. It is from literary criticism. Acoustical sublime.
अब इगोस्टिकल सबलाइम वी ऑल नो कि जॉन कीट्स ने कुछ लेटर्स लिखे थे और उसके अंदर दो वर्ड्स उन्होंने कॉइन किए थे. फर्स्ट है इगोस्टिकल सबलाइम और सेकेंड था नेगेटिव कैपेबिलिटी. सो इगोस्टिकल सबलाइम करेक्ट आंसर इज जॉन कीट्स. अब फिर है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. अब ये जो फ्रेज़ है वो कॉइन किया गया था बाय सैमुअल टेलर कोलरिज. उन्होंने एक वर्क लिखी थी बायोग्राफिया लिटरेरिया, या तो जिसका सबटाइटल है बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ माय लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस. उसके अंदर ये फ्रेज़ उन्होंने कॉइन किया था. सो विच वाज पब्लिश्ड इन 1817. सो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, it is associated with Samuel Taylor Coleridge. Then we have Touchstone. A Victorian poet and critic Matthew Arnold से associated है ये टर्म. अब मैथ्यू आर्नोल्ड ने एक ऐसे लिखा था द स्टडी ऑफ पोइट्री. उसके अंदर उन्होंने वर्ड कॉइन किया था टच स्टोन. देन वी हैव प्लेजर्स ऑफ द इमेजिनेशन. अब ये जो है वो एसोसिएटेड है विथ जोसेफ एंड्रयूज. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ए इगोइस्टिकल सबलाइम का करेक्ट आंसर इज 3 जॉन कीट्स. बी विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, इसका करेक्ट आंसर है 4 सैमुअल टेलर कोलरिज. देन वी हैव सी टचस्टोन, इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट Matthew Arnold. Then we have D pleasures of the imagination, इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड जोसेफ एंड्रयूज. आइए देखते हैं क्वेश्चन फ्रॉम फ्रैंकफर्ट स्कूल के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर से. The concept of the public sphere plays a particularly important role in the work of first option Jürgen Habermas, second Jonathan Gallimore, third Jean Baudrillard, फोर्थ रेमंड विलियम्स. अभी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 जर्गन हैबरमस. अब यहाँ पर आप जान लीजिए ये इम्पॉर्टेंट मेंबर है ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ ट्रेडिशन. ये एक जर्मन फिलोसोफर है और इन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी दी है, द थ्योरी ऑफ डिस्कोर्स एथिक्स. तो ज़रूर याद रखना कि ये तो दो कॉन्सेप्ट के साथ एसोसिएटेड है. Jürgen Habermas, first is public sphere and second is discourse ethics. So यहाँ पर option 1 is correct, Jürgen Habermas. आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की which is asked from Frankfurt School. Facts about the Frankfurt School include the following. A. It was founded in Frankfurt in 1925. अब जो ये फ्रैंकफर्ट है दैट इज़ अ प्लेस इन जर्मनी. सो ये बात सही है कि इट वॉज फाउंडेड इन फ्रैंकफर्ट और पर्टिकुलर गोटे यूनिवर्सिटी यहाँ पर फाउंड हुई थी. पर जो ईयर बताया गया है 1925 दैट इज रॉन्ग. इट इज़ 1923 एंड नॉट 1925. B. Adorno and Horkheimer were its 2 members. एकदम करेक्ट है. ज़रूर ध्यान दीजिए कि फ्रैंकफर्ट स्कूल के कुछ मेंबर्स के नाम मैं बोल रही हूँ, इसको याद रखिए. फर्स्ट मेंबर इज थियोडोर अडोर्नो, सेकेंड मैक्स हॉर्खमेयर, थर्ड वॉल्टर बेंजामिन, फोर्थ हर्बर्ट मार्क्यूस, फिफ्थ जर्गन हैबरमस, सिक्स्थ एरिक फ्रम. सो ये जो 6 नाम हैं वो आपको याद रखने हैं. ये 6 मेंबर्स एसोसिएटेड है विथ फ्रैंकफर्ट स्कूल. सो बी एकदम करेक्ट है. सी द स्कूल एस्टैब्लिश द टर्म क्रिटिकल थ्योरी एकदम करेक्ट है. डी इट हैड स्ट्रॉन्ग टाइज विथ द थिंकर्स ऑफ मस्काउ लिंग्विस्टिक सर्कल. अब ये गलत है, ठीक है. अगर आप देखो फ्रैंकफर्ट स्कूल को, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टाइज विथ मार्क्सिज्म. और मैं बोलूँगी मार्क्सिज्म भी नहीं, बट कहीं ना कहीं ये मार्क्सिज्म को सपोर्ट भी करते थे, पर इन्होंने बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन दी इन मार्क्सिज्म. सो ये जो है मस्काउ लिंग्विस्टिक सर्कल ये एकदम गलत है. सो डी इज़ रॉन्ग. E. It was forced into exile with the ascendancy of Nazism in Germany. ये भी एकदम करेक्ट है. Choose the correct answer from the options given below. So यहाँ पर अगर आप देखो कौन सा आंसर सही है, then it is option 4.
B. Adorno and Hockmeyer were its two members. C. The school established the term critical theory. And E. It was forced into exile with the ascendancy of Nazism in Germany. ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज फ्रॉम इंडियन लिटरेचर. विच 3 of the following plays have been written by Nazim Iqbal? ए सवास्का. अब ये सवास्का है दैट इज़ अ वर्क बाय G.V. पटेल एंड नॉट बाय नसीम इक़बाल. बी मैरिज पोएम. ये अगेन है वर्क ऑफ नसीम इक़बाल. सी नालिनी. ये वर्क है ऑफ नसीम इक़बाल. डी मिस्टर बेहरम. अब ये वर्क है ऑफ G.V. पटेल अगेन एंड नॉट बाय नसीम इक़बाल. ठीक है. Then we have Sleepwalkers. It is also written by Nazim Iqbal. तो अगर आप देखो सवास्का एंड मिस्टर बेहरम ये दोनों वर्क है ऑफ G.V. पटेल, whereas मैरिज पोएम, नालिनी एंड स्लीपवॉकर्स आर वर्क ऑफ नसीम इक़बाल. So यहाँ पर choose the correct answer from the options given below. Then it is B, C and E only. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 4 बी, सी एंड ई ओनली. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अरेंज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट आर पब्लिश्ड. ए टू वर्जिन्स. बी द पेंटर ऑफ साइंस. सी शैडो फ्रॉम लद्दाख. डी बेंड इन द गंगेस. ई टू हुम शी विल. अब यहाँ पर जितने भी टेक्स्ट पूछे गए हैं दैट इज़ फ्रॉम इंडियन लिटरेचर. आइए अरेंज करते हैं. फर्स्ट इज़ टू हुम शी विल. अब ये जो वर्क है वो यूजुअली ऐसे ऑथर से पूछा गया है जहाँ पर यूजीसी नेट ने कभी क्वेश्चन नहीं पूछे. ठीक है. तो टू हुम शी विल इज़ द वर्क बाय रूथ प्रवार जामवाला. इट वॉज पब्लिश्ड इन ईयर 1955. Then we have D, A Band in the Ganges. It is a novel by Manohar Malkolkar, published in year 1964. Then we have C, Shadow from Ladakh. This work is written by Bhabani Bhattacharya, published in year 1966. Then we have most famous work of Kamala Markandeya, A, Two Virgins, published in year 1973. Next is again a work by R.K. Narayan. B, The Painter of Science, is a famous work of R.K. Narayan, published in year 1976. तो इसका जो राइट क्रोनोलॉजी आएगा वो देख लेते हैं. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. सो यहाँ पर फर्स्ट इज ई टू हुम शी विल. डी अ बेंड इन द गंगेस. सी शैडो फ्रॉम लद्दाख. A, Two Virgins. B, The Painter of Science. So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 3 E, D, C, A, B. अच्छा, काफ़ी अर्से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑन कंथापुरा विच इज़ अ नावल बाय राजा राव. वहीं से क्वेश्चन पूछा है और मैंने ये बात पर काफ़ी ज़्यादा एम्फोसाइज़ किया था जब मैंने वो वीडियो बनाया था. सो इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो. द नेम ऑफ द गॉडेस इन कंथापुरा इज़ फर्स्ट कंचम्मा. सो ये यहाँ पे दूसरे सारे ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन 1 कंचम्मा. अब गॉडेस जो है वो इन कंथापुरा में वो है कंचम्मा. और इसी के बाजू में एक हेमावती रिवर का भी सिग्निफिकेंस मैंने बताया था वो वीडियो में. सो इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और राजा राव की नॉवल कंथापुरा का वीडियो देखिए. Let's look at the next question. Now, Parda is a collection of poems by first Adil Chusawala, second Imtiaz Dharkar, third Aga Shahid Ali, fourth Sujata Bhatt. Now, you need to remember Imtiaz Dharkar. She is a British poetess of Pakistan origin. Don't get fooled by the name Imtiaz. Imtiaz is a female name over here and not a male name. अभी इन्होंने एक revolutionary
पोएम लिखी थी पर्दा विच वॉज पब्लिश्ड इन ईयर 1989। वहीं से ये क्वेश्चन बना है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 2 इम्तियाज़ धारकर। ना इम्तियाज़ धारकर की और 6 बुक्स है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इज पर्दा विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स पब्लिश्ड इन ईयर 1989। सेकेंड इज पोस्ट कार्ड्स ऑफ गॉड्स published in year 1997. Third, I Speak for the Devil, published in year 2001. Fourth, The Terrorist at My Table, published in year 2006. Fifth, Leaving from Fingerprints, published in year 2009. Sixth, Over the Moon, published in year 2014. Seventh, Luck is the Hook, published in year 2018. So apart from Parda, you need to remember other 6 titles written by other 6 books written by इम्तियाज़ धारकर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन लिटरेचर। A.K. रामानुजन द फेमस इंडियन इंग्लिश पोएट वॉज ऑल्सो ए फोटोग्राफर तो नहीं थे, बी ट्रांसलेटर ज़रूर थे A.K. रामानुजन, सी पेंटर भी नहीं थे, डी क्लासिकल सिंगर भी नहीं थे, ई टीचर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। यस, ये एकदम करेक्ट है। वो A.K. रामानुजन प्रोफेसर थे ऑफ लिंग्विस्टिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। सो चूज़ द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सो यहाँ पर अगर आप देखो, he was a translator and teacher at the University of Chicago. So it is B and E is right. So option 4 यहाँ पर correct है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम मुल्कराज आनंद। विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्शनल वर्क्स फॉर्म अ ट्रियोलॉजी बाय मुल्कराज आनंद? A. Village, B. Private Life of Indian Prince, C. Across the Blackwater, D. The Sword and the Sickle, E. The Road. So अब यहाँ पर देख लीजिए कि जो मुल्कराज आनंद की एक ट्रियोलॉजी है जिसका नाम है लाल सिंह ट्रियोलॉजी। अब ये जो ट्रियोलॉजी है इसके अंदर आते हैं 3 वर्क्स। फर्स्ट इज विलेज विच वॉज पब्लिश्ड इन ईयर 1939। फिर है अक्रॉस द ब्लैक वाटर विच वॉज पब्लिश्ड इन ईयर 1939। फिर डी द स्वॉर्ड एंड द सिकल विच वॉज पब्लिश्ड इन ईयर 1942। सो ये जो 3 वर्क है वो आते हैं अंडर द ट्रियोलॉजी ऑफ लाल सिंह। अब यहाँ पर तीनों वर्क्स में जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसका नाम है लाल सिंह, या तो जिसे लालू भी कहा गया है। सो यहाँ पर अगर आप देखो करेक्ट आंसर कौन सा है, देन इट इज़ ए विलेज, देन सी अक्रॉस द ब्लैक वाटर, डी द स्वॉर्ड एंड द सिकल। बाकी जो 2 ऑप्शन है दैट इज़ प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस विच वॉज पब्लिश्ड इन ईयर 1953 एंड द रोड पब्लिश्ड इन ईयर 1961। ये दोनों ही वर्क्स हैं ऑफ मुल्कराज आनंद, बट ये ट्रियोलॉजी फॉर्म नहीं करते। सो यहाँ पर अगर आप देखो राइट ऑप्शन इज़ ए, सी एंड डी ओनली। सो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट है, ए, सी एंड डी ओनली। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। विच 2 ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट हैव वॉन द सुल्तान पद्मश्री अवार्ड? अब सुल्तान पद्मश्री अवार्ड जो है वो जान लीजिए कि ये जो प्ले राइटिंग अवार्ड है वो इनिशिएट किया गया था इन ईयर 1966 और किसके द्वारा किया गया था? दैन इट इज़ बाय थिएटर ग्रुप ऑफ बॉम्बे। अब ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है फॉर इंग्लिश लैंग्वेज ड्रामेटिस्ट इन इंडिया। सो गुरुचरण दास ने जीता था सुल्तान पद्मश्री अवार्ड फॉर लारेंस साहेब, और दूसरे थे साइरस मिस्त्री जिन्होंने जीता था सुल्तान पद्मश्री अवार्ड फॉर डुंगाजी हाउस। सो आइए देख लेते हैं ऑप्शन। सो यहाँ पर बी गुरुचरण दास ने अपनी फर्स्ट प्ले लारेंस साहिब के लिए जीता था, एंड देन वी हैव साइरस मिस्त्री जिन्होंने जीता था सुल्तान पद्मश्री अवार्ड फॉर डुंगाजी हाउस। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देखें देन इट इज़ बी एंड डी ओनली। सो यहाँ पर
ऑप्शन, सो यहाँ पर ऑप्शन 2 ही करेक्ट आएगा, बी एंड डी ओनली, गुरुचरण दास एंड साइरस मिस्त्री. Next question, which three of the following plays were written by Sanskrit dramatist भाषा? A. कारुदत्ता, B. रत्नावली, C. उर्भंगा, D. मालविका निमित्रम, E. कर्णाभारम. अब यहाँ पर जान लीजिए कि भाषा ने 2 टाइप के प्लेस लिखे थे, मतलब 2 कैटेगरी में उसको सेग्रीगेट किया जा सकता है. फर्स्ट इज प्लेस बेस्ड ऑन रामायण, फिर नेक्स्ट है प्लेस बेस्ड ऑन महाभारत. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बना है फ्रॉम द प्लेस बेस्ड ऑन महाभारत. सो अगर आप देखो कारुदत्ता या चारुदत्ता, इसका फुल टाइटल इज दरिंद्र चारुदत्ता. अब ये वर्क के ऑथर है भाषा, ठीक है. अब इसको आगे चलकर रीनेम दिया गया ऐसा रुचि कातिका और द लिटिल क्ले कार्ट बाय शूद्रका. सो दैट इज द फर्स्ट प्ले बाय भाषा. देन वी हैव सी उरुभंगु. उरुभंगा का जो इंग्लिश में मतलब होता है दैट इज़ द ब्रोकन थाई. सो यहाँ पर दुर्योधन का नरेशन बताया गया है जब वो फाइट कर रहे थे विथ भीम, ठीक है. सो दैट इज़ उरुभंगा. एंड देन वी हैव कर्णभारम. अब ये अगेन कैरेक्टर है महाभारत से, एक कैरेक्टर का नाम है कर्णा और उस पर ये स्टोरी बेस्ड है. सो यहाँ पर अगर आप देखो राइट आंसर कौन सा है, सो ए चारुदत्ता, सी उरुभंगा, ई कर्णाभारम. सो दैट इज ए, सी एंड ई ओनली. सो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट आएगा, ए, सी एंड ई ओनली. आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अरेंज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बुक्स ऑफ पोएम्स. अब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है जब आप ऑप्शंस देखोगे. ए टाइम टू चेंज, बी बनारस एंड अदर पोएम्स, सी सावित्री, डी द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ई एंथ्रोपोसीन, क्लाइमेट चेंज, कॉन्टेजियन, कंसोलेशन. अब यहाँ पर जो राइट क्रोनोलॉजी है वो देख लेते हैं. फर्स्ट इज डी द गोल्डन थ्रेशोल्ड विच वॉज रिटन बाय सरोजिनी टी नायडू और ये पब्लिश्ड हुए थे इन ईयर 1905. देन वी हैव सावित्री, जिसका फुल टाइटल है सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल एंड इट इज़ अ बुक बाय श्री औरोबिंदो. इसकी पब्लिकेशन डेट है इन ईयर 1947. देन वी हैव टाइम टू चेंज. ये वर्क है बाय नसीम इज़िकिल एंड इट वाज पब्लिश्ड इन ईयर 1952. Then we have B Banaras and other poems which was published by the author named Kedarnath Singh. Then we have E Anthropocene, climate change, contagion, consolation. इसके ऑथर है सुदीप सेन और ये पब्लिश्ड हुआ था इन ईयर 2021. सो यहाँ पर राइट क्रोनोलॉजी इज T, C, A, B and E ओनली. तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट आएगा, D, C, A, B, E. आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगेन एक क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन है फ्रॉम इंडियन लिटरेचर. अरेंज द फॉलोइंग प्ले राइट्स क्रोनोलॉजिकली इन अकॉर्डेंस विद द ईयर्स ऑफ देयर बर्थ. आसिम करीम बॉय, बी गुरुचरण दास, सी नसीम इज़िकिल, टी जीवी पटेल, ई साइरस मिस्त्री. अब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी नसीम इज़िकिल, born in the year 1924. Then we have Asif Karim Boy, born in the year 1928. Then we have G.V. Patel, born in the year 1940. Then we have Guru Charan Das, born in the year 1943. Then we have Cyrus Mistry, born in the year 1968. So C, A, D, B, E. First is Naseem Ezekiel, then we have Asif Karim Boy, then G.V. Patel, then Guru Charan Das, and then we have Cyrus Mistry. So choose the correct answer from the options given below. So यहाँ पर देख लेते हैं correct answer, then it is
ऑप्शन 3 C, A, D, B एंड E ओनली। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है। आइए देखते हैं मैच द कॉलम जो इंडियन लिटरेचर से पूछा गया है। देन वी हैव हुमायूं कबीर। अब इन्होंने वर्क लिखी है मैन एंड रिवर्स which was published in year 1945. Then we have Papani Bhattacharya's Goddess Named Gold. Then we have Manohar Mangolkar Combat of Shadows और कमला मार्कंडिया ने लिखी है Possession। ठीक है, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ए हुमायूं कबीर, सेकेंड मैन एंड रिवर्स, बी पपानी भट्टाचार्य, फर्स्ट अ गॉडेस नेम्ड गोल्ड, सी मनोहर मलगोलकर, थर्ड कॉम्बैट ऑफ शैडोज, डी कमला मार्कंडिया, फोर्थ पोसेशन। सो ये है यहाँ पर राइट आंसर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन लिटरेचर। एक साइड दिए गए हैं वर्क्स, दूसरे साइड दिए गए हैं ऑथर्स। फर्स्ट इज द फिस्ट ऑफ यूथ। ये वर्क है ऑफ हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय। देन वी हैव हंगर। ये वर्क है ऑफ जयंता महापात्रा। देन वी हैव राइटर्स वर्कशॉप विच इज़ अ वर्क ऑफ पी लाल। एंड देन वी हैव टच which is a work of मीना कदस्वामी। सो यहाँ पर देखोगे ए द फीस्ट ऑफ यूथ, इसका करेक्ट आंसर इज 3 हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय। बी हंगर, इसका करेक्ट आंसर इज जयंता महापात्रा। सी राइटर्स वर्कशॉप, इसका करेक्ट आंसर इज पी लाल। देन वी हैव डी टच, इसका करेक्ट आंसर इज मीना कदस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following methods is used to study the diversity of human culture in their particular cultural settings? First, visual method of study. Second, archival method of research. Third, discourse analysis. Fourth, ethnography. अब हर साल लास्ट पिछले 3 साल से लगभग एथनोग्राफी पर हमेशा क्वेश्चन बना ही है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर एथनोग्राफी है। और प्लीज़ अगर आप नेट एग्ज़ाम के लिए अपियर हो रहे हो तो एथनोग्राफी को डिटेल में पढ़कर जाना। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कंसिस्ट ऑफ first a series of predetermined questions, second a series of predetermined questions along with questions asked at the time of interview, third a series of questions on the structure of the research, fourth question asked at random। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर इज अ सीरीज ऑफ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस। ठीक है, आंसर फर्स्ट इज करेक्ट।